नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का पीएसपी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं विक्रम ढिल्लन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में अपन ने मेवाड़ के इतिहास के बारे में पढ़ा था और मेवाड़ के इतिहास में महाराणा उदय सिंह तक अपनी बात शुरू हो गई थी कि महाराणा उदय सिंह को जो बचाया था वो किसके द्वारा, उनकी धाई माँ पन्ना के द्वारा बचाया गया था और इन्हें कुंभलगढ़ के किले में सकुशल पहुँचा दिया था। दासी पुत्र बनवीर द्वारा विक्रमादित्य की हत्या कर दी गई थी। इससे आगे की कहानी की आज अपन बात करते हैं और शुरुआत करेंगे मेवाड़ महाराणा उदय सिंह। मेवाड़ महाराणा उदय सिंह शासक बने हैं ये 1537 से 1572 ईस्वी। 1537 से 1572। इनकी जो माता थी, माता के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, कर्मावती। लेकिन यहाँ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हमें ध्यान रखना है। इनकी जो धाई माँ थी, धाई माँ का नाम था पन्ना और पन्ना ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर, ध्यान रखना, धाई माँ पन्ना ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर किसकी रक्षा की थी? उदय सिंह की रक्षा की थी। उदय सिंह की जो माता थी वो कर्मावती बूंदी की रहने वाली और दाई माँ पन्ना अपने पुत्र चंदन की बलि देकर उदय सिंह की रक्षा करती हैं और इनका लालन पालन उदयपुर के किले में, कुंभलगढ़ के किले में होता है। इससे आगे की अपन कहानी देखते हैं कि इनका जो राज्याभिषेक होता है वो 2 बार होता है। ध्यान रखना, इनका जो राज्याभिषेक होता है, राज्याभिषेक एक तो 1537 ईस्वी में होता है, ये तो इन्होंने करवाया कुंभलगढ़ में, और दूसरा जो राज्याभिषेक था वो 1540 ईस्वी में, ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ में। देखिए अपन ने देखा था कि जो बनवीर है दासी पुत्र, वो विक्रमादित्य की हत्या कर देता है और उदय सिंह को भी मारना चाहता है, लेकिन उदय सिंह को मारने में सफल नहीं होता है। खुद चित्तौड़ का शासक बनता है और अपना राज्याभिषेक करवा लेता है। तो 1540 तक जो शासक रहा है वो चित्तौड़ पर किसका अधिकार रहा है? वो विक्रमादित्य बनवीर का अधिकार रहा है। यहाँ हम बात करें किसकी? उदय सिंह की। उदय सिंह 1537 में शासक तो घोषित हो जाते हैं कुंभलगढ़ में, लेकिन उनका जो वास्तविक राज तिलक है वो 1540 में करवाया जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। इसके पीछे की अगर अपन कहानी की बात करें तो 1540 में एक जगह पड़ती है मावली गांव। इसे मावली गांव का युद्ध भी कहा जाता है। मावली गांव का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध का ध्यान रखना, ये किस किस के मध्य? उदय सिंह और बनवीर के मध्य होता है और इसमें उदय सिंह का साथ मारवाड़ के शासक मालदेव, मारवाड़ के शासक कौन? मालदेव देते हैं और बनवीर पराजित हो जाता है। बनवीर इसमें पराजित हो जाता है। विशेष बात ध्यान रखना कि 1540 में जो मावली गांव का युद्ध है वो उदय सिंह और बनवीर के मध्य होता है। इसमें उदय सिंह की जो सहायता करता है शासक बनने में वो मारवाड़ का जो हसमत वाला शासक है मालदेव, वो करता है, जिसके सहयोग से बनवीर को पराजित किया जाता है। और 1540 में महाराणा उदय सिंह अपना राज्याभिषेक चित्तौड़गढ़ दुर्ग में करवाते हैं। तो इस प्रकार ये मेवाड़ के शासक बनते हैं। इससे आगे की कहानी अपन बात करें कि 1544 में अपन ने देखा था गिरी सुमेल का युद्ध, जैतारण का युद्ध हुआ था और इधर अपने यहाँ पर उदय सिंह द्वारा शेरशाह सूरी की अधीनता, शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली जाती है। देखिए जो मालदेव पराजित होता है, मारवाड़ के इतिहास में जैतारण का युद्ध या गिरी सुमेल का युद्ध जिसमें मालदेव पराजित होता है, और इधर अपने मेवाड़ के शासक उदय सिंह 1544 में शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। या यूँ कहें कि प्रथम शासक था जिसने, मेवाड़ का प्रथम शासक जिसने अफगानों की अधीनता स्वीकार की, जिसने अफगानों की अधीनता को क्या किया? स्वीकार किया। तो 1544 में उदय सिंह शेरशाह सूरी की अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद हम एक युद्ध की बात करें। एक युद्ध आता है हरमाड़ा का युद्ध।
युद्ध आता है हरमाड़ा का युद्ध। तो ये हरमाड़ा का जो युद्ध है वो किस किस के मध्य होता है? वो उदय सिंह और ये होता है अजमेर के हाजी खां पठान के बीच में। हाजी खां पठान, देखिए हरमाड़ा का जो युद्ध हुआ है वो उदय सिंह और अजमेर के हाजी खां पठान के साथ में होता है। इस युद्ध में क्या होता है? इस युद्ध में जो मालदेव है वो इसका साथ देता है, मालदेव ने सहयोग किया, तो जिसके कारण हाजी खां विजयी हो गए, जिसके कारण ये विजयी हुए हैं। और यहाँ पर उदय सिंह पराजित हो जाते हैं, क्योंकि इस उदय सिंह ने शेरशाह की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसके कारण मालदेव इसका सहयोग नहीं करते हैं। मालदेव द्वारा अजमेर के शासक हाजी खां पठान का सहयोग किया जाता है, जिसके कारण हाजी खां पठान इस युद्ध में विजयी होते हैं और हरमाड़ा के युद्ध में मालदेव उदय सिंह की पराजय होती है। इसके बाद बात करें अपन 1559 ईस्वी। 1559 ईस्वी में अगर अपन बात करें तो उदय सिंह द्वारा उदयपुर शहर की स्थापना, उदय सिंह द्वारा उदयपुर शहर की स्थापना, उदयपुर शहर की स्थापना की गई और यहीं पर एक झील बनाई, उदय सागर झील का निर्माण किया। ध्यान रखना कि 1559 में उदय सिंह द्वारा उदयपुर शहर की स्थापना की गई और यहीं पर एक झील बनाई गई जिसका नाम था उदय सागर झील। ये दोस्तों उदय सागर झील वही है जिसमें आयड़ नदी गिरती है और उदय सागर झील से निकलने के बाद जिसे बेड़च के नाम से जाना जाता है, और बेड़च नदी के किनारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है और ये बेड़च नदी आगे जाकर बनास नदी में मिल जाती है। तो इस उदय सागर झील का निर्माण करवाया और उदयपुर शहर की स्थापना की। अब इधर देखते हैं कि भारत के इतिहास में क्या परिवर्तन होता है कि 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है और हुमायूं की मृत्यु के पश्चात अकबर दिल्ली का सुल्तान या दिल्ली का शासक बनता है, मुगल बादशाह बनता है और मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करता है। तो शुरुआत करते हैं अब अपन आगे। देखिए अब दिल्ली का शासक बना है अकबर। 1556 से 1605 ईस्वी तक दिल्ली का शासक अकबर बना है। 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर की एक नीति के बारे में अपन जानते हैं, जिस नीति का नाम है सुलह कुल की नीति। सुलह कुल की नीति, इस नीति के तहत अकबर जा रहा था अजमेर की दरगाह या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत करने जा रहा था। अपनी कौन सी नीति? सुलह कुल की नीति के तहत। इसी के तहत ये आमेर के जो शासक थे भारमल, वो इनकी अधीनता स्वीकार करते हैं। बात करें हम जब ये वापस लौट रहे थे तो ये अकबर द्वारा जगह पड़ती है मेड़ता नागौर पर 1562 ईस्वी में आक्रमण किया जाता है। ध्यान रखना कि जो सुलह कुल की नीति थी उसके तहत क्या था कि क्या तो शासक मेरी अधीनता स्वीकार कर ले, अन्यथा युद्ध के माध्यम से उस शासक को अपने अधीन लाया जाएगा। तो आमेर के शासक भारमल ने तो अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन ये अजमेर से पुणे वापस लौटते हैं तो मेड़ता नागौर 1562 में आक्रमण करने के लिए सरफरदीन को भेजते हैं। सरफरदीन ने जैमल मेड़तिया को पराजित किया। जैमल मेड़तिया को पराजित किया। या जैमल राठौड़ की अपन बात करें कि मेड़ता नागौर पर अकबर द्वारा 1562 में अपने सेनापति सरफरदीन को भेजा गया। ये सरफरदीन जैमल मेड़तिया को पराजित करते हैं और ये जैमल मेड़तिया उदय सिंह की शरण में चला जाता है। उदय सिंह की शरण में चला गया। अब अकबर द्वारा जो नेक्स्ट आक्रमण किया गया वो किया गया गुजरात।
ध्यान रखना। नेक्स्ट जो आक्रमण किया गया वो गुजरात किया गया और गुजरात का शासक महमूद शाह बेगड़ा, गुजरात का शासक महमूद शाह बेगड़ा ये भी भागकर उदय सिंह की शरण में आ जाते हैं, ये भी भागकर उदय सिंह, और यूं कहते हैं कि ये अकबर का मेवाड़ आक्रमण का तात्कालिक कारण रहा। देखिए कि गुजरात के शासक महमूद शाह बेगड़ा पर आक्रमण किया है अकबर ने, तो ये महमूद शाह भागकर उदय सिंह की शरण में आ जाता है। तो कहते हैं कि उदय सिंह सबको शरण दे रहा है जो किसके विरुद्ध है, अकबर के विरुद्ध। तो सीधी सी बात है कि अकबर द्वारा अब मेवाड़ पर आक्रमण किया जाएगा क्योंकि उनके द्वारा विरोधियों को शरण दी जा रही थी। इसके अलावा हम अगर एक बात और करें कि यदि राजस्थान की स्थिति देखें, राजस्थान की स्थिति देखें तो यदि गुजरात जाना है या मालवा जाना है या हम यूँ कहें दक्षिणी भारत जाना है तो मेवाड़ से होकर गुजरना ही पड़ेगा। इसलिए मेवाड़ का सामरिक महत्व था, इसलिए मेवाड़ का क्या था, सामरिक महत्व था। इसलिए अकबर द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण करना आवश्यक हो गया। तो बात करते हैं अकबर के मेवाड़ आक्रमण की। तो देखिए बात करें अपन अकबर का मेवाड़ अभियान 1567-68 ईस्वी। देखिए अकबर ने मेवाड़ पर जो आक्रमण किया है या चित्तौड़ पर जो आक्रमण किया है वो किस वर्ष किया है, 1567 ईस्वी में किया है, और अकबर को जो सफलता मिली है वो 1568 ईस्वी में मिली है। आइए उस समय की परिस्थितियों की अपन बात करें कि इस समय यहाँ के शासक थे उदय सिंह, और उदय सिंह के दो सेनापति, एक तरफ तो कौन था, जयमल मेड़तिया, और दूसरी तरफ फत्ता सिसोदिया। जयमल का भतीजा, जयमल का भतीजा कल्लाजी राठौड़, जयमल का भतीजा कल्लाजी राठौड़। और यहाँ हम बात करें फत्ता सिसोदिया की जो पत्नी थी, पत्नी का नाम फूल कंवर। देखिए तत्कालीन परिस्थिति की अगर अपन बात करें कि जब अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, समय था 1567-68 ईस्वी, मेवाड़ के शासक थे उदय सिंह। उदय सिंह के दो सेनापति जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया। युद्ध में साथ कौन है, इनका भतीजा कल्लाजी, और साथ में हम बात करेंगे इनकी पत्नी फूल कंवर के बारे में। देखिए होता क्या है कि अकबर चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, तो अकबर जैसे ही चित्तौड़ पर आक्रमण करता है उदय सिंह गिरवा की पहाड़ियों में चले जाते हैं, गिरवा की पहाड़ियों में चले जाते हैं। देखिए इससे पहले अगर अपन बात करें कि जब शेरशाह सूरी भारत के शासक थे, तो उस समय जब शेरशाह सूरी इनके ऊपर आक्रमण करना चाहता था तो एक कहानी के रूप में यह भी कहा जाता है कि इनके द्वारा जो जितनी भी मेवाड़ के दुर्ग थे उनकी चाबियां शेरशाह सूरी तक पहुंचा दी गई थी। तो उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इनके द्वारा शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली गई थी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की है। और उदय सिंह क्या करते हैं, चित्तौड़ का कार्यभार जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया को सौंपकर चले जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये कार्यभार किसको सौंपा है, कार्यभार सौंपा किसको, जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया, और खुद कहां चले गए हैं, गिरवा की पहाड़ियों पर चले गए हैं। तो इसीलिए देखिए कर्नल जेम्स टोड ने उदय सिंह को कायर राजा कहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कर्नल जेम्स टोड द्वारा जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को छोड़कर चले गए थे, इस वजह से कर्नल जेम्स टोड को कायर राजा कहा गया है। इधर जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया ने दुर्ग की कार्यभार संभाल रखा है। अकबर द्वारा किले की घेराबंदी की जाती है और बारूद लगाकर किले की दीवारों को कमजोर करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन होता क्या है कि जब अकबर की सेना दिन में दीवारों को तोड़ती और रात्रि के समय उन्हीं दीवारों को जयमल मेड़तिया और अन्य सैनिकों द्वारा पुनः बना दिया जाता था। इस बात से अकबर थोड़ा परेशान हो जाता है। तो जब चित्तौड़ दुर्ग की घेराबंदी थी
तो अकबर कहते हैं कि एक टेकड़ी के ऊपर यहाँ बैठता था और देखता था कि दुर्ग के अंदर क्या हो रहा है। एक बार जब दुर्ग की दीवारों का मरम्मत होती है तो अकबर की एक बंदूक थी, संग्राम बंदूक। इस संग्राम बंदूक को चलाया जाता है और ये जयमल मेड़तिया के पैरों में लगती है। संग्राम बंदूक जयमल मेड़तिया के पैरों में लगती है और जयमल मेड़तिया घायल हो जाता है। ध्यान रखना कि जयमल मेड़तिया किले की मरम्मत करते हुए अकबर की संग्राम नामक बंदूक से घायल हो जाते हैं। इधर दूसरी तरफ कई दिनों से घेराबंदी के कारण दुर्ग में पेयजल और अन्न की भी कमी हो जाती है। तब ऐसी स्थिति में इनके सामने केवल युद्ध लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तब इनके द्वारा केसरिया या युद्ध की तैयारी की जाती है और दूसरी तरफ फूल कंवर के नेतृत्व में अन्य महिलाओं द्वारा जौहर की तैयारी की जाती है। एक कहानी के रूप में ये भी कहते हैं कि सुबह जब अकबर उठता है तो उसे किले से आग की लपटें दिखाई देती हैं और वो कहता है कि किले में आग लग गई है, लेकिन अन्य साथियों द्वारा बताया जाता है कि अब यहाँ पर जौहर होगा और सुबह किले के दरवाजे खोलकर युद्ध लड़ा जाएगा। और यही बात होती है, फूल कंवर के नेतृत्व में जो रानियां हैं उनके द्वारा जौहर किया गया, फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर किया गया और जयमल मेड़तिया, फत्ता सिसोदिया और कल्लाजी राठौड़ युद्ध भूमि में लड़ते हुए मारे जाते हैं। या अगर पूछा जाए, फत्ता सिसोदिया के नेतृत्व में केसरिया हुआ, फत्ता सिसोदिया के नेतृत्व में केसरिया हुआ और जयमल मेड़तिया जो गोली लगने से घायल हो गए थे, ये अपने भतीजे कल्लाजी राठौड़ के कंधों पर बैठकर युद्ध लड़ते हैं। ऐसी स्थिति में अकबर की सेना जब देखती है तो उन्हें दूर से ऐसा लगता है कि ये कोई 4 हाथों का लोक देवता है। इसलिए ध्यान रखना, कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथ का लोक देवता कहा जाता है और इन्हें शेषनाग का अवतार माना गया है। शेषनाग का अवतार माना गया है। दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो जयमल मेड़तिया का भतीजा था कल्लाजी राठौड़, ये कल्लाजी को अपने कंधों पर बिठाता है, युद्ध भूमि में लड़ते हुए दोनों मारे जाते हैं और इनको 4 हाथों का लोक देवता या शेषनाग का अवतार कहा जाता है। तो इस प्रकार हम बात करें कि 1567-68 क्या हुआ है, चित्तौड़ दुर्ग का तीसरा साका, चित्तौड़ दुर्ग का तीसरा साका या हम कहें अंतिम शाखा, चित्तौड़ दुर्ग का तीसरा और अंतिम शाखा किसके नेतृत्व में? जयमल, फत्ता, इनके नेतृत्व में तो केसरिया हुआ है और फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर हुआ है। इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं कि जो पहला साका हुआ था वो 1303 में, दूसरा 1534 में और तीसरा और अंतिम शाखा 1567-68 में फत्ता, सिसोदिया और फूल कंवर के नेतृत्व में हुआ है। इस युद्ध के पश्चात क्या होता है? युद्ध के पश्चात अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग में कत्ले आम का आदेश दिया, कत्ले आम का आदेश दिया और ये कत्लेआम का जो आदेश है वो इसके जीवन पर अमिट कलंक है, इसके जीवन पर अमिट कलंक है, क्योंकि यहाँ हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। मुगल सेना द्वारा हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। तो चित्तौड़गढ़ का तीसरा और अंतिम शाखा जयमल, फत्ता और किसके नेतृत्व में, और केसरिया और फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर, युद्ध में विजय के पश्चात अकबर ने कत्लेआम का आदेश दिया जो उसके जीवन पर अमिट कलंक है। और ये कत्लेआम का आदेश कहाँ दिया गया है? चित्तौड़गढ़ में। एक चीज और ध्यान रखना कि अकबर ने जयमल और फत्ता की वीरता से प्रभावित होकर, वीरता से प्रभावित होकर इनकी मूर्तियां आगरा के किले के सामने
कहाँ लगवाई हैं? आगरा के किले में। और कैसी हैं? गजारूढ़ हैं, हाथी के ऊपर सवार। ध्यान रखना, अकबर जयमल और फत्ता की वीरता से इतना प्रभावित होता है कि इनकी हाथी पर सवार मूर्तियां आगरा के किले के सामने लगवाता है, लेकिन ये मूर्तियां कालांतर में औरंगजेब द्वारा तोड़ दी गई। औरंगजेब द्वारा तोड़ दी गई। औरंगजेब ने इन मूर्तियों को क्या कर दिया? तोड़ दिया। इसके अलावा जयमल और फत्ता की दो मूर्तियां बीकानेर के जूनागढ़ किले में राय सिंह द्वारा लगवाई गई। ध्यान रखना कि जयमल और फत्ता की जो दो मूर्तियां थी वो आगरा के किले के सामने थी, इनको किसके द्वारा? औरंगजेब द्वारा तोड़ दिया गया। बीकानेर के वर्तमान समय में भी जूनागढ़ किले में ये दो मूर्तियां लगी हुई हैं। तो इस प्रकार जयमल और फत्ता या फूल कंवर के नेतृत्व में जो साका हुआ वो 1567 ईस्वी में हुआ। महाराणा उदय सिंह गिरवा की पहाड़ियों में चले गए थे। तो आगे बात करते हैं महाराणा उदय सिंह की, जो 1537 में शासक बने और 1572 ईस्वी में उनका देहांत हुआ। तो हम बात करें इनका देहांत, गोगुंदा में देहांत हो गया। किस दिन? होली के दिन। या तारीख की बात करें हम 28 फरवरी 1572 ईस्वी में। 28 फरवरी 1572 ईस्वी में उदय सिंह का देहांत हो गया, होली के दिन गोगुंदा में। तो इस प्रकार महाराणा उदय सिंह के जीवन का अंत होता है। और इसके बाद हम बात करेंगे इनकी दो रानियों से जो संतानें उत्पन्न हुई, जगमाल और महाराणा प्रताप, इनके विषय में बात करेंगे। और कहा जाता है यदि महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप के बीच में उदय सिंह नहीं होते तो मेवाड़ का इतिहास कुछ और होता। तो इस विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ महाराणा उदय सिंह आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।